है। It says books of Adarsh Manufacturing Company present the following data for the month of April 2009. Direct labor cost is 17,500, okay, being 175% of works overhead. तो दिस इज वेरी स्पेशल पॉइंट, यहां हमें वर्क्स ओवरहेड को निकालने में मदद करेगा। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। COGS एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस 56,000। क्या जरूरत थी लिखने की न्यू फॉर्मेट में? तो हम जानते हैं, कल इसके बारे में भारी डिस्कशन हमने किया था कि भाई COGS के बाद ही एडमिन और बाद ही सेलिंग आता है, तो COGS एक्सक्लूडिंग एडमिन लिखने का कोई स्पेशल पॉइंट फायदा नहीं होता, बिकॉज COGS तो एक्सक्लूडिंग एडमिन ही होता है। इन्वेंट्री अकाउंट शो द फॉलोइंग ओपनिंग क्लोजिंग, मटेरियल का ओपनिंग WIP का और FG का ओपनिंग क्लोजिंग बता दिया। क्वेश्चन अब तक बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, कहीं से नहीं लग रहा कि मटेरियल परचेज वाला पॉइंट भी होगा। अदर डाटा, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, आसान पॉइंट, एंड सेल्स फॉर द मंथ बता दिया। लेकिन पूरे क्वेश्चन को पढ़ते हुए एक ऐसी चीज हमें मिली जो कि हम क्वेश्चन से एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि ये चीज तो हम खुद निकालते हैं COGS। जैसे ही COGS पढ़ा तब आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए कि क्या ये ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जिसमें मटेरियल परचेज ना हो। एंड नाउ इफ यू सी द क्वेश्चन फ्रॉम स्टार्ट टिल द एंड, आपको इसमें मटेरियल परचेज मिलेगा ही नहीं। यानी कि इस तरह से आपने क्वेश्चन में जो है पकड़ना है इस कॉन्सेप्ट को कि क्या ये कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है भी है या नहीं है। हालांकि आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन है, उन्होंने बहुत आसान कर दिया था, आपने देख भी लिया होगा। पहला पॉइंट खुद से ही लिख दिया, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ मटेरियल परचेज, ये लिखा है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि हमने इस पॉइंट को पढ़े बिना भी पहचान लेना है कि पक्का इसमें मटेरियल परचेज निकलेगा ही निकलेगा। अब मान लो, ये भी आपके मन में सवाल आ सकता है कि COGS गिवन है और मान लो परचेज ऑफ मटेरियल की वैल्यू भी क्वेश्चन ने दी है। लेट्स अज्यूम क्वेश्चन सेज 50,000 इज द परचेज ऑफ मटेरियल, तो आपने COGS का कुछ भी नहीं करना है, परचेज ऑफ मटेरियल गिवन है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती फिर से परचेज निकाल लेना है। मैंने आपको क्या कहा, अगर क्वेश्चन के अंदर प्राइम, फैक्ट्री, COGS, COP या COS गिवन है तो आपके माइंड में शक आना चाहिए एकदम से कि क्या परचेज ऑफ मटेरियल मिसिंग तो नहीं है। अगर मिसिंग है तभी निकालना है, लेकिन अगर क्वेश्चन ने परचेज दिया है तो आपको फिर परचेज नहीं निकालना, बिकॉज इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। और उसके बाद कहता है जी पहले तो मटेरियल परचेज निकाल लेना, मैं सिखा दूंगा कैसे। देन प्रिपेयर अ कॉस्ट स्टेटमेंट मींस कॉस्ट शीट शोइंग द वेरियस एलिमेंट्स एंड द प्रॉफिट अर्न। वो तो आसान बात है, वो हम जानते हैं किस तरह से करना है। तो लेट अस सी हाउ वी हैव टू अप्रोच दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं, आइए बेटा, आंसर नंबर 18। आंसर नंबर 18, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रॉ मटेरियल परचेज। तो वी राइट डाउन द हेडिंग विद अस, कंप्यूटेशन ऑफ raw material purchased, computation of raw material purchase. Let the raw material purchase is equal to x रुपये। भाई ये तो बचपन का रूल है, कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हैं जो नहीं पता उसे x मान लो और कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगा। हालांकि एक बार लाइव बैच में बच्चों ने कहा सर x मत लिखो, सर A B लिख लो, Y लिख लो, P Q लिख लो। मैं कहा क्यों x क्यों नहीं लिखे? बच्चे का दिल दुख रहा था, कह रहा सर x की याद आती है। तो मैं मानता हूं ऐसा कोई बच्चा हमारा करंटली ना हो। x वैक्स ये बात की बात है भाई, पहले पढ़ लो, पढ़ ले बेटा, मौका है। चलिए लेट द राउंडेड परचेज x। अब काम की बात करते हैं भाई, मटेरियल परचेज फाइंड आउट करना है कैसे। बड़े सारे तरीके हैं इसके, कोई टीचर ये सिखाते हैं कि उल्टी कॉस्ट शीट बना लो, तो मुझे तो वो बड़ी बेकार चीज लगती है भाई। जिस चीज को सीधा सीधा समझा उसको उल्टा क्यों बनाना। तो हम बिल्कुल नॉर्मल मैनर में जो है चलेंगे, अपनी कॉस्ट शीट बिल्कुल फॉरवर्ड मेथड से बनाएंगे, मतलब सीधी, नॉट बैकवर्ड उल्टी वाली कॉस्ट शीट। मटेरियल परचेज जहां पर आता है उसको x लिख लेंगे, यानी कि प्राइम कॉस्ट x की फिगर में आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट x की टर्म्स में आ जाएगा। और कहां तक चलते जाना, उस वैल्यू तक चलते जाना जो क्वेश्चन में आपको गिवन है, COGS। मतलब अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का निकाल लेता, COGS गिवन है तो COGS तक पहुंचूंगा। अगर कॉस्ट ऑफ सेल होता तो कॉस्ट ऑफ सेल तक x के टर्म्स में चले जाता। तो इस वैल्यू तक मुझे फाइंड आउट कर लेना है। तो मतलब हमें बनानी है कॉस्ट शीट। सो अभी रफ में बना रहे हैं इसलिए पूरा हेडिंग वेडिंग नहीं लिख रहे, बस कॉस्ट शीट लिखने से काम चल जाएगा। देयर आर 2 कॉलम, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। लेट अस स्टार्ट। सो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बेटा कितना, 8,000 प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल जो कि हमने कहा कितना है x, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल विच इज 10,600। कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे, 8,000 माइनस 10,600 कर लीजिए, वैल्यू जो आ गई वो एज इट इज और x को एज इट इज। तो x
-2600। वापिस से बोल दूं, कैलकुलेटर पर एक्स मत ढूंढने लग जाना भाई, बड़े सारे बच्चे होते हैं तरह तरह के। तो 8000 को सिर्फ 10600 से कंपेयर करो कैलकुलेटर पर, 8 माइनस 10600, वैल्यू आ गई -2600 और एक्स को एज इट इज वहां पर लिख दीजिए। ये हो गया है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। क्वेश्चन में दिया गया था डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 17500। किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है, तो यहां तक पहुंचकर हम कह सकते हैं दैट दिस इज द प्राइम कॉस्ट। 14900। उसके बाद आएंगे बेटा वर्क्स ओवरहेड, इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द क्वेश्चन, कुछ निशानी अपनी लगाकर रख लीजिएगा, इट्स अ स्टार पॉइंट। वर्क्स ओवरहेड क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूं और वहीं से समझकर आएंगे। लेट अस गो। लेबर कॉस्ट 17500 बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। कहते हैं डायरेक्ट लेबर जो है 17500 है, बीइंग 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। ध्यान से देखेंगे, गलती यहां पर क्या होती है, बच्चे कहते हैं वर्क्स ओवरहेड इज इक्वल टू 17500 मल्टीप्लाई 175%। आराम से सुकून से करना है, जल्दबाजी नहीं है, आराम से इस इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले। 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड इज इक्वल टू 17500। लेबर थी 17500 और क्वेश्चन ने कहा जो 17500 है ना, इट इज बीइंग वर्ड था 175% ऑफ वर्क्स ओवरहेड। तो वर्क्स ओवरहेड शैल बी 17500 डिवाइड बाय 175%, दैट इज 10000। तो ये है भैया बेहद 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 स्पेशल पॉइंट। इसे जो है वर्किंग नोट में आपने शो करना है, और वर्किंग नोट आइडली हम आंसर खत्म होने के बाद बनाते हैं, क्योंकि मुझे अभी नहीं पता था मेरी कितनी स्पेस यूज होगी, तो इसलिए मैंने यहां पर बना दिया। बट आप जिस पेज पर ये वाली कॉस्ट शीट बना रहे हैं, एक उससे नेक्स्ट पेज छोड़ दीजिए और उसके बाद आप इस वर्किंग नोट को नोट कर सकते हैं। ओके गाइस, बढ़ते हैं आगे। आइए वर्क्स ओवरहेड की फिगर को यहां पर लिखते हैं एंड देन वी कंटिन्यू आवर मेन आंसर। तो वर्क्स ओवरहेड हो गया है, ओहो प्राइम कॉस्ट है, मेरी एक छोटी सी गलती हुई, सॉरी आई फॉरगॉट टू राइट दिस, एक्स प्लस 14900। वर्क्स ओवरहेड आ गया, दोनों को टोटल करेंगे तो इट शैल बिकम ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी एंड डब्ल्यूआईपी। व्हाई सच वर्डिंग? बिकॉज द क्वेश्चन इज गिविंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डब्ल्यूआईपी ऑल्सो। तो दिस वैल्यू शैल बिकम एक्स प्लस 24900 further plus opening stock of WIP and minus closing stock of beta WIP. Opening stock of WIP है 10,500 and closing stock is 14,500. तो this shall give us x plus 20,900। ये क्या बन गया? नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी। यहां तक पहुंचे, नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी तक आ गए हैं। इसके बाद वो 5 स्पेशल पॉइंट, क्वालिटी क्वेश्चन में नहीं है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्वेश्चन में नहीं है, ऑफिस एडमिन रिलेटिंग टू प्रोडक्शन नहीं है, माइनस स्क्रैप नहीं है, प्राइमरी पैकिंग भी नहीं है। मींस दिस वैल्यू इज इटसेल्फ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें इसमें प्लस और माइनस करना है ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। सो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ एफजी एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ एफजी। ओपनिंग एफजी की बात करो बेटा, क्वेश्चन में गिवन है 17600 और क्लोजिंग एफजी गिवन है 19000। सो ये वैल्यू आ जाती है x प्लस 36,500, जिसे मैं कह सकता हूं COGS। एंड बस 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 अब x की टर्म्स में आगे नहीं लेकर जाना। जो वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, किसमें से? जो मैंने टॉपिक स्टार्ट करते हुए प्राइम कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, COP, COGS, COS, जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है वहीं तक आपको एक्स की टर्म्स में बनाना है। समझ गए होंगे आप, क्योंकि इस वैल्यू को जो हमारी एक्स की टर्म्स में आई है हम इक्वेट कर देंगे उस वैल्यू के साथ जो कि क्वेश्चन में दी है, वहां से एक्स हमारा आ जाएगा। सो आई राइट डाउन नाउ
ये हमारा सीओजीएस आ गया। सीओजीएस एज गिवन इन क्वेश्चन इज इक्वल टू, कितना वैल्यू था बेटा, 56,000। सो x प्लस 36,500 shall be equal to 56,000 and x shall be 19,500. So value of material purchase is equal to 19,500। तो इस तरह से आपको मटेरियल परचेज की वैल्यू तक पहुंचना है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? पहले कॉस्ट शीट बनाया हमने, एक्स की टर्म्स में, जो है एक्स की टर्म्स में हमें उस वैल्यू तक पहुंचना जो वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। जो हमारी एक्स की टर्म्स में वैल्यू आ गई, इक्वेट कर देंगे उस वैल्यू के साथ जो कि क्वेश्चन में गिवन है, सो दैट वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक बार एक्स की वैल्यू आ गई, नाउ इट इज जस्ट लाइक एनी अदर नॉर्मल क्वेश्चन। इसके बाद हमें वापस से कॉस्ट शीट बनानी है। बच्चे कहते हैं सर सीओजी तक तो निकाल लिया, बस इसके बाद का बना देते हैं। ना 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 ना, अभी इसमें एक्स 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 बहुत था, अभी अपने को वापस से कॉस्ट शीट बनाना है। मतलब इट वाज अ काइंड ऑफ वर्किंग नोट जहां पर हम मटेरियल परचेज का वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, बट नाउ वी हैव टू गो एंड प्रिपेयर एक्चुअल कॉस्ट शीट। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट ऑफ आदर्श मैन्युफैक्चरिंग कंपनी for April 2009. So there are two columns, particulars and amount, और अब एक्चुअल में सारे फिगर्स फिल करते हुए हमें इसको बनाना है। So starting with opening stock of raw material बेटा, which was given 8,000 plus purchase of raw material which we just computed 36,000, sorry 19,500. I have committed a mistake. Oh ho. Sorry guys, sorry. I have done this wrong. ये वैल्यू आपकी आ रही है, सॉरी, कैंसल, sorry. This value is 19,500. जोश में मैं थोड़ा होश खो बैठा, सॉरी, इट शुड बी दिस, सॉरी 36,500। मनुष्य गलतियों का पुतला है, मैं ऐसा कहकर अक्सर बच जाता हूं। और यहां आएगा माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है भैया, 10,600। 33,900 becomes our cost of material consumed। ठीक है ना? और आप इसको चेक भी कर सकते हैं, छोटा सा चेक आपको बता देते हैं। इफ यू सी, ये जो हमने कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम निकाला था, x माइनस 2600 था, अभी अपना x कितना आया, 36,500 माइनस 2600, तो आपकी वैल्यू यहां से बेटा मैच हो जाएगी 33,900। उसके बाद क्या करना है, इसको इसके सामने ही लिख देते हैं, दूर दूर क्यों है। देन आता है बेटा डायरेक्ट लेबर का पॉइंट विच वॉज गिवन टू अस, कॉपी पेस्ट कर देना है फटाफट से। डायरेक्ट लेबर वॉज 17,500 and we shall have the prime cost 51,400। उसके बाद बाकी के खर्चे, वर्क्स ओवरहेड का हमने वर्किंग नोट पहले बना दिया था, अब तो सिर्फ उसको कॉपी ही करना है यहां पर, जो कि कितने रुपए था, वी कंप्यूटेड इट एज 10,000। सो दिस शैल गिव अस 61,400 और इसका नाम रख देंगे ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG एंड WIP, जिसमें से करेंगे अब WIP का ट्रीटमेंट सो दैट वी कैन फाइंड द नेट फैक्ट्री कॉस्ट। सो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP and minus closing stock of WIP, which is 10,500 and 14,500। ओके,
दिस शैल गिव अस नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी। नेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑन एफजी 4000 रुपये माइनस कर दिए तो इट शुड बिकम 57,400। 57,400। आफ्टर दिस बेटा हमें करने हैं आगे के खर्चे। नेट फैक्ट्री कॉस्ट के बाद आते हैं 5 स्पेशल पॉइंट, लेकिन उनमें से कोई नहीं है, तो यही वैल्यू हमारी हो जाती है COP, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसमें से एडजस्ट करेंगे प्लस ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG, सो प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ FG एंड माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ FG। 17,600 and 19,000, this will give us COGS 56,000। तो यहां से आकर आपका एक्चुअल में चेक आएगा कि भैया हमने जो COGS निकाला है, अब क्योंकि सभी फिगर्स अवेलेबल हैं, जो क्वेश्चन का COGS था वो ऑब्वियसली मैच करना चाहिए। अगर आपका COGS अलग आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ और था, इन दैट केस मतलब आपकी कोई ना कहीं छोटी मोटी मिस्टेक, मैथमेटिकल एरर हुआ है, जिसे आप सही कर लेंगे। COGS के बाद आते हैं भैया न्यू कॉस्ट शीट में दोनों एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिन ऑफ जनरल नेचर एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्वेश्चन में दिया है ऑफिस एंड एडमिन को किस नाम से, जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस 2500 एंड मार्केटिंग ओवरहेड का नाम लिखा है सेलिंग एक्सपेंसेस 3500। जैसे इनको टोटल करते हैं वी शैल रीच द फिगर ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो ये वैल्यू आ जाती है बेटा 62,000, in which we will add the profit to reach the figure of sales, plus profit is equal to sales। सेल्स का वैल्यू क्वेश्चन में हमें गिवन है 75,000, means the profit shall arise as the balancing figure 13,000 rupees। तो ये है भाई हमारा फुल फ्लेज क्वेश्चन ऑफ कॉन्सेप्ट नंबर 4, जहां पर पहले मटेरियल परचेज को निकालना है एक्स के टर्म्स में करते हुए, वंस वी फाइंड आउट दी एक्स, उसके बाद वापस से अपने को पूरा कॉस्ट शीट बनाकर जो है फुल फ्लेज दिखाना है, जो बिल्कुल मैथमेटिकल टर्म्स में बनेगा, जिसमें एक्स का कोई अंश नहीं होगा। नोट कर लेंगे इसे। इट सेज a jobbing factory has undertaken to supply 200 piece of a component per month for the ensuing 6 month। तो कहते एक फैक्ट्री है, जॉब पे काम करते, तो एक कस्टमर ने कुछ ऑर्डर दिया, तो उसके हमें 200 पीस देने हैं प्रति महीना, पर मंथ, फॉर द एंसुइंग 6 मंथ, अगले 6 महीने तक 200 पीस बनाकर देने हैं एवरी मंथ। अब हम क्या करते हैं, अब बैच ऑर्डर इज ओपन अगेंस्ट विच मटेरियल एंड लेबर आर बुक्ड एट एक्चुअल। तो मटेरियल लेबर का खर्चा एक्चुअल में हर महीने का बुक करते हैं, और ओवरहेड जो है ना वी लेवाई इट एट अ रेट पर लेबर आर। तो हमने उसका रेट बांध रखा है पर लेबर आर के हिसाब से, फिक्स है 5 रुपए 10 रुपए वट वो आगे जाकर पता चलेगा। तो जितने भी लेबर आप काम करते हैं उतने से उस रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ओवरहेड्स का भी अमाउंट आ जाता है। सेलिंग प्राइस कॉन्ट्रैक्टेड इज ₹8 पर पीस, 8 रुपए पर पीस हम सेलिंग प्राइस लगाकर चल रहे हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रेजेंट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस। कॉस्ट भी प्रॉफिट भी ऑब्वियसली टोटल निकलेगी तभी पर पीस पर पहुंचेंगे, ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीस। ये है वो पॉइंट जो मैं कह रहा हूं कि हमें हर महीने देने हैं 200 पीस, तो मंथली डाटा भी है, लेकिन क्वेश्चन एट द एंड पूरे बैच का पूरा डिटेल जो है 1200 पीस का वो भी हमसे पूछ रहा है। तो डाटा कुछ इस प्रकार है, मंथ बता दिए जनवरी से लेकर जून, 6 महीने का डाटा, कितना कितना हमारा आउटपुट हुआ बैच का, मटेरियल कितने रुपए का लगा, डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए की लगी, ये तो सीधा सीधा कैप्चर हो गया डाटा। फिर आ रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स। ये आवर्स क्यों दिए, क्योंकि इसके बेस पर हमें बुक करना है ओवरहेड का अमाउंट। नीचे के अदर डिटेल्स आर, तो 6 महीने के लिए यहां पर लिखा चार्जेबल एक्सपेंस, अच्छा वर्ड नहीं है, यहां पर वर्ड होना चाहिए था ओवरहेड। चार्जेबल का मतलब तो बाय डिफॉल्ट होता है जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो क्वेश्चन वर्डिंग में थोड़ा सा गलत कर गया, बट एनी हाउ हमें तो कॉन्सेप्चुअली देखना है। तो ये हर महीने के टोटल चार्जेबल एक्सपेंस बता दिए, मतलब मैं ये वर्ड ओवरहेड्स बोलूंगा, ठीक है ना, आई विल नॉट से चार्जेबल। हर महीने के टोटल ओवरहेड बता दिए, और कितने लेबर आर पूरे महीने के हैं। जैसे जनवरी में देखो 12,000 का खर्चा है, 4800 आवर्स टोटल लगे हैं, तो यहां से इजीली पर आवर की फिगर आ सकती है, और जितने रुपए पर आवर आएगा उसको हम डायरेक्ट लेबर आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ओवरहेड्स का अमाउंट आएगा। ऐसा फॉर्मूला क्वेश्चन ने हमें स्टार्टिंग में बोला था, ठीक है जी। तो इस प्रश्न को करना है हल। जनवरी से लेकर जनवरी तक का डाटा, जनवरी से लेकर जून तक का डाटा अलग तो बनेगा ही बनेगा। ये क्वेश्चन ने बोला है ऑफ ईच बैच ऑर्डर, ईच बैच ऑर्डर मतलब जो हर महीने है, और फिर ओवरऑल डिटेल भी बताना है 1200 पीस के लिए।
आइए करते हैं शुरुआत। यहां कर रहा हूं मैं इस प्रश्न को। आंसर नंबर 8, statement showing cost and profit per piece for 6 months and in total. Statement showing cost and profit per piece for 6 months and in total. ले आओ भाई, कॉलम बताओ। पर्टिकुलर्स का कॉलम आएगा जिसमें इंग्लिश लिखनी है, उसके बाद 6 महीने, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और अंत में टोटल, और अंत में टोटल। ये लीजिए जी, क्या क्या डाटा है जरा लिख लें। ए पॉइंट, बैच आउटपुट शुरुआत में हमें दिया गया जितने जितने यूनिट है, 210, 200, 220, 180, 200 और 220, और इन सबका टोटल कर लो। 2 2 4 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 1230, 1230 यूनिट बनते हैं जी। हमें कहां तक पहुंचना है? क्वेश्चन ने कहा कॉस्ट बताओ, प्रॉफिट बताओ। प्रॉफिट कैसे आएगा? सेल्स माइनस कॉस्ट करते हुए, और कॉस्ट के अंदर 3 चीजें, मटेरियल है, लेबर है और ओवरहेड है। तो पहले यहां पर लिख लेते हैं सेल, फिर इसमें से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। सेल कैसे आएगी? जो ए लिखा है, ए आउटपुट, उसको कितने से गुना कर दे भाई? 8 रुपए से, ठीक है ना। सेल्स आ जाएगी अगर आप ए को 8 से गुना कर देते हैं तो 8 दूनी 16, 1680, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और एक 17, 1760, 18 अट्ठी 1440, 8 दूनी 16, 1760 और 1230 गुना 8, 9840। फिर आ रही है जी कॉस्ट। कॉस्ट के अंदर नंबर 1 मटीरियल, इट इज गिवन टू अस। मटीरियल कहाँ हो तुम? ये रहा सर, आ जाओ बेटा। 650, 640, 680, 630, 700, 720, टोटल बताओ बेटा। 650 जमा 640 जमा 680 जमा 630 जमा 700 जमा 720, 4020 रुपए। फिर आ गई लेबर। लेबर का नाम है क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस, तो हम यही यूज करेंगे। डायरेक्ट वेजेस कितने रुपए की भाई? 120, 140, 150, 140, 150 और 160 रुपए। जरा टोटल कर लो इनका भी। जो एरियास है 860 रुपए, ठीक है। और नंबर 3 आवेगा कौन सा? ओवरहेड। क्वेश्चन में नाम दिया से चार्जेबल एक्सपेंस, तो हम इसी नाम से यहां पे लिख रहे, और इसके लिए हम बना रहे वर्किंग नोट। चार्जेबल एक्सपेंस के लिए दोस्तों बना रहे हैं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट फॉर चार्जेबल एक्सपेंसेस। तो मंथ है, उस मंथ के आपको बताए हैं चार्जेबल एक्सपेंसेस, उस मंथ के बताए हैं डायरेक्ट लेबर आवर्स, चार्जेबल एक्सपेंस पर डायरेक्ट लेबर आवर आ गया। हमारे मंथ के डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं? यहां लिखने ब्रैकेट में, चार्जेबल एक्सपेंस के ब्रैकेट में टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, टोटल डायरेक्ट लेबर आवर कौन से? मंथली वाले। और यहां पे आ गया कि हमारे मंथ में कितने रुपए का खर्चा चार्ज होगा। एक्सपेंस चार्ज्ड टू मंथ,
अरे 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 ए बी सी डी ई और एफ। डी जो आएगा दैट इज बी बाई सी। टोटल चार्जेबल एक्सपेंस को डिवाइड कर दूंगा टोटल डायरेक्ट लेबर आर के साथ, तो 1 घंटे में कितना चार्जेबल एक्सपेंस है वो आ जाएगा। ई तो गिवन है और एफ आ जाएगा डी गुना ई, कि पर आर का रेट कितना है और हमारे मंथ में आर्स कितने हैं। इस प्रकार से जनवरी, फेब्रुवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून चार्जेबल एक्सपेंस दिए हैं 12,000, 10,560, 12,000, 10,580, 13,000 और 12,000। डायरेक्ट लेबर आर दिए हैं 4,800, 4,400, 5,000, 4,600, 5,000 और 4,800। तो चार्जेबल एक्सपेंस आ गया भाई डायरेक्ट लेबर आर ₹2.5। यहां ऐसा करें डायरेक्ट लेबर आर मंथली वाले भी लिख लेते हैं, साथ साथ गुना करते चलेंगे। 240, 280, 280, 270, 300 और 320, 600। यार जी ₹2.40 इंटू 280, 672। यार 2.4 इंटू 280, 672। 10,580 बटे 4,600, 2.30 इंटू 270, 800 नहीं 621। 13,000 बटे 5,000, ₹2.60 गुणा 300, ₹780। और 12,000 बटे 4,800, ₹2.50 इंटू 320, ये आ गए जी ₹800। ये पर मंथ की फिगर जाकर हम उधर लिख देंगे। आपको ये नोट करना है तो कर लो जी। चले गाइस, आई होप इट्स नोटेड। इन वैल्यूज को लेकर चलते हैं ऊपर। 600, 672, 672, 621, 780 and the last one is 800।
टोटल कर लेते हैं सबका 600, 672, 672, 621, 780 एंड 800, सो इट इज 4145। हमें यहाँ पर क्या करना होगा जी, एक टोटल ऑफ कॉस्ट भी करना होगा। यहाँ लिख लेते हैं टोटल ऑफ सी के अंतर्गत हमने 1 2 3 बनाया था, मटेरियल, वेजेस एंड चार्जेबल एक्सपेंस, इनका टोटल कर लेते हैं 650, 120, 600, 1370, 640, 140, 672। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, जरूरी नहीं था करना, लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है ना आपसे, कॉस्ट भी पूछा है पर पीस, प्रॉफिट भी पूछा है पर पीस। कॉस्ट पर पीस के लिए पहले टोटल कॉस्ट तो होनी चाहिए ना, तभी तो पर पीस पर पहुंचेंगे। 680, 150, 672, 630 प्लस 140 प्लस 621, 700, 150, 780, 1680, 9025। ठीक है जी, ये आ गई टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट यानी कि सी। अब हम लिखेंगे यहाँ डी, हम लिखेंगे प्रॉफिट। ये कैसे आएगा, इसको भी डिफरेंट कलर से लिख दें ब्रैकेट में, इनटू इट। तो ये कैसे आएगा जी प्रॉफिट हमारा, ए नहीं सॉरी बी जो कि सेल है, माइनस सी। बी में से सी माइनस कर दिया हम आगे प्रॉफिट पे। 1680 माइनस 1370, 310, 1600 माइनस 1452, 148, 1760 माइनस 1502 बेटा 258, 1440 माइनस 1391, 49, 1600 माइनस 1630, 30 रुपए का लॉस, और 1760 माइनस 1680, 80 का प्रॉफिट। टोटल 815 नेट आ गया जी हमारा मेमोरी वाले फंक्शन से 815 रुपए। ये आ गया प्रॉफिट। क्वेश्चन की डिमांड पढ़ूं, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा प्रेजेंट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट पर पीस ऑफ ईच बैच ऑर्डर एंड ओवरऑल पोजीशन ऑफ द ऑर्डर फॉर 1200 पीस। अभी वो वाला काम हमारा बाकी है, लेकिन उसमें एफर्ट नहीं लगेगा, मेन काम यही है। ये आ गया जी। यहां मैं एक लगा देता हूं लाइन कि ये भाई एक काम तो अपना हो गया प्रॉफिट वाला। अभी हमें पर पीस वाली चीजें चाहिए, तो हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ई कॉस्ट पर पीस, तो हम क्या कहेंगे कॉस्ट पर पीस के लिए, जो आपकी टोटल कॉस्ट यानी कि सी, उसको डिवाइड कर दो कितने से, पीस कहां थे, आउटपुट यानी कि ए से, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट पर पीस। और सिमिलरली एफ पॉइंट प्रॉफिट पर पीस, टोटल प्रॉफिट है हमारे पास डी में, डी को भाग कर देंगे ए से, तो प्रॉफिट पर पीस बेटा आ जाएगा। तो पहले करते हैं कॉस्ट पर पीस। पीस मैं अपने यहां सामने रख लेता हूं, 1370 रुपए का खर्चा बटे 210 पीस 6.52, फिर आ रहा है 1452 बटे 200 7.26। थर्ड 1502 की कॉस्ट है, 220 पीसीज हैं 6.83। चौथे महीने में 1391 की कॉस्ट है, पीस बने हैं 180 7.73। फिर पांचवें महीने में 1630 बटे 200 8 रुपए 15 पैसे, और लास्ट में 1680 बटे 220 7.64। टोटल की बात करें 9025 यूनिट्स, 9025 का टोटल खर्चा। और टोटल यूनिट्स कितने थे, देखो 1230 लिखे थे हमने ए में, तो नेट आई 7 रुपए 34 पैसे। और प्रॉफिट पर पीस की बात करें 320 बटे 210 1.48, 148 बटे 200 0.74, 258 बटे 220 1.17, चौथे महीने में 49 और चौथे महीने में यूनिट्स हैं 180 0.27। पांचवें महीने में तो लॉस है 30 का 30 बटे 200, यह 0.15 माइनस का, और लास्ट में 80 रुपए बटे 220 0.36। और टोटलिटी में देखो 815 है टोटल प्रॉफिट, और यूनिट्स कितने हैं टोटल 1230
30 0.66। होय 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 होय। तो ये था जी क्वेश्चन का एक पार्ट जहां कॉस्ट और प्रॉफिट पर्पस वगैरह निकालने थे। यहां तक आप आराम से पहुंच जाओ। पहले चलिए जी, ये तो हो गया अपना एक पार्ट। और दूसरी चीज क्वेश्चन ने कहा ओवरऑल पोजीशन भी बता दो जरा 1200 पीस के लिए। तो यहां लिखते हैं ओवरऑल पोजीशन फॉर 1200 पीसीज। ओवरऑल पोजीशन फॉर 1200 पीसीज। पर्टिकुलर्स, कंप्यूटेशन एंड अमाउंट। ओवरऑल पोजीशन का मतलब कितना प्रॉफिट है वो बताना है। तो हमें क्या चाहिए, एक तो सेल्स चाहिए और एक चाहिए माइनस कॉस्ट, प्रॉफिट आ जाएगा। ध्यान से देखिए, नोट करने का समय उचित मिलेगा। 1200 पीस है और क्वेश्चन ने स्टार्टिंग में कहा था 8 रुपए की बिलिंग करते हैं, तो 9600 का तो हो गया सेल्स वैल्यू। जहां तक है कॉस्ट की बात, आप कहोगे सर ये देखो ये लिखी टोटल कॉस्ट, ये लिखी सर टोटल कॉस्ट, लेकिन माय डियर ये टोटल कॉस्ट कितने यूनिट्स की है, ये है 1230 यूनिट की। हमें चाहिए 1200 की, तो हम प्रोपोर्शनेट करेंगे। हम कहेंगे 9025 रुपए की कॉस्ट है अगर यूनिट्स होते हैं 1230। तो अगर 1200 यूनिट्स होते तो कॉस्ट कितनी होती, 8805 अप्रोक्सीमेटली। और ये आ गया जी प्रॉफिट ओवरऑल 9600 माइनस 8800, 5795 रुपए। सही है जी, ओके प्लीज नोट। A shop floor supervisor of a small factory presented the following cost for job number 555 to determine the selling price। तो एक जॉब है, उसका सेलिंग प्राइस निकालना है और हमने शॉप फ्लोर सुपरवाइजर,
ठीक है ना, जैसे फैक्ट्री एक्सेट्रा में होता है पर्सन जिसकी निगरानी के अंदर सारा काम किया जाता है, तो हमने उसको बुलाया, उससे पूछा जरा बताओ इस जॉब पर क्या खर्चा लगा, तो उसने अपना चेक किया, कहता मटेरियल साहब इतना लगा, इतना लेबर एक्सेट्रा लगा। हम उससे इनपुट ये लेकर उसमें प्रॉफिट वगैरह जोड़कर सेलिंग प्राइस कस्टमर को बताने जा रहे हैं। तो सुपरवाइजर ने क्या बोला कि साहब मटेरियल लगा 70 रुपए का, वेजेस लगी है 18 घंटे के लिए, डिपार्टमेंट 3 है, एक्स है, वाई है, जेड है। डिपार्टमेंट एक्स में 8 घंटे काम हुआ, वाई में 6 घंटे, जेड में 4 घंटे। टोटल कितना हो गया, 8 + 6 + 4 18 घंटे, और 2 रुपए 50 पैसे का रेट है, मल्टीप्लाई करते हुए 45 तक पहुंचे कि वेजेस लगी 45 रुपए की। एक कहता चार्जेबल एक्सपेंस स्पेशल स्टोर आइटम। स्पेशल स्टोर आइटम क्या मतलब है इसका, किस तरह से समझाऊं मैं आपको। एग्जांपल बना लीजिए, जैसे कि मान लीजिए आप छोटे तो हैंडीक्राफ्ट वगैरह होता था, टीचर ने कोई प्रोजेक्ट दे दिया घर से बनाने के लिए, कोई बोट बनानी है, माचिस की तीलियों से कुछ बनाना है, कुल्फी के डक्कों से कुछ बनाना है, तो आपने उसके लिए क्या क्या बनाकर आपने शॉप से 5 रुपए का चमकता चमकता कुछ ले लिया, उसके ऊपर लगाया तो उसकी 100 बढ़ गई, तो एक हो गया स्पेशल आइटम। तो हम भी जब कस्टमर के लिए कुछ काम करते हैं, मटीरियल लेबर के अलावा एक स्पेशल आइटम है जो कि हर जॉब पर लगा देते हैं, तो वो भी बताया 5 रुपए। चार्जेबल एक्सपेंस, चार्जेबल एक्सपेंस आपने मेरे साथ सुना था जब पहला चैप्टर था, उम्मीद तो यही है कि याद होगा, लेकिन दिल कह रहा है भूल गए होंगे। चार्जेबल एक्सपेंस इज द अदर नेम फॉर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो ये 5 रुपए, ठीक है ना। तो उसने हमें सारा ये बता दिया कि साहब 70 ये लगा, 45 ये 5 है, और उसने क्या किया, कहता प्लस 33% ओवरहेड्स, ये हमें नहीं पता उसने कैसे लगाया, लेकिन उसने 40 रुपए जोड़कर ये हमें बता दिया कॉस्ट लगी। क्योंकि जब सुपरवाइजर हमें कॉस्ट बताएगा वो तो वही बताएगा ना कॉस्ट जो कि एक्चुअल में लगी है। साहब इतना मटेरियल, इतना लेबर, इतना स्पेशल आइटम, ओवरहेड का उसे क्या पता, फैक्ट्री का जो रेंट है, जो बिजली का बिल है, उसका कितना पोर्शन जोड़ना है, सुपरवाइजर को थोड़ी बताइए, तो मालिक करेगा ना काम बैठकर, मालिक है उसके अकाउंटेंट लोग, तो ये तो उसने ऐसे जोड़कर बता दिया, हम ऐसा मान रहे हैं। जॉब का डाटा हमें बता दिया। अब कह रहे हैं एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर 2012, ये पूरे साल का, मतलब बड़ा डाटा, समझ रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये शब्द देखो, बड़ा डाटा, छोटा डाटा, जॉब का डाटा। तो जॉब का डाटा बता दिया, अब हमें बता रहा है बड़ा डाटा, पूरे ईयर का डाटा। कैसे देखते हैं, सेल्स 2,50,000, मटेरियल 1,50,000, वेजेस एक्स वाई जेड में पूरे साल का इतना इतना वेजेस लगा, टोटल 30,000। पूरे साल में स्पेशल स्टोर आइटम लगी है 4,000 रुपए की, ओवरहेड्स तीनों डिपार्टमेंट के बता दिए, टोटल 16,000, ये जीपी आया 50,000, ये बाय जीपी हुआ 50, एक सेलिंग एक्सपेंस है 20,000 का, और नेट प्रॉफिट बचा 30,000 का। ये पूरे ईयर का हमें बता दिया। क्वेश्चन आगे कहता है, इट इज ऑल्सो नोटेड दैट एवरेज आर्ली रेट, मतलब 1 घंटे का जो रेट है, फॉर 3 डिपार्टमेंट्स एक्स वाई जेड आर सिमिलर। इसको लिखने की तो आवश्यकता नहीं थी, ये तो हमें यहीं से वेरीफाई हो गया था कि जब डिपार्टमेंट एक्स में, वाई में, जेड में आर्स लगे, अगर सभी का रेट अलग अलग होता तो सभी को अलग अलग मल्टीप्लाई किया होता ना, लेकिन उसने सभी को 2 रुपए 50 पैसे से मल्टीप्लाई किया, यानी कि तीनों का जो रेट है वो सेम है, तो 2 रुपए 50 पैसे ही उसने यहां पर लिखा कि तीनों का जो रेट है वो सिमिलर है, ठीक है, इसे लिखने की आवश्यकता नहीं थी क्वेश्चन को। हमें क्या करना है ये बताओ। कहते यू आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉप अ जॉब कॉस्ट शीट, जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तक तो क्वेश्चन ने बना कर दिया, आगे का काम हमें करना है। कहता कैलकुलेट द एंटायर रिवाइज्ड कॉस्ट यूजिंग 2012, मतलब बड़ी वाली जो एक्चुअल फिगर है उनको बेस लेकर करो। तो यही करते हैं, बड़े वाली फिगर को बेस लेते हैं, इसमें लिखने की आवश्यकता नहीं थी। और कहता ऐड 20% टू द टोटल कॉस्ट, जितना भी टोटल कॉस्ट आ गया ना उसका 20% जो है ऐड कर देना, मतलब प्रॉफिट वगैरह के लिए, और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। 3 चीजें कही हैं, एक ही में हो जाएगा। जो कॉस्ट शीट बनाएंगे उसी में मटेरियल, लेबर और स्पेशल एक्सपेंस जो है वो तो दिया है, चार्जेबल वाली आइटम, और बी पॉइंट वाला काम वो तो हमें ओवरहेड खुद करना ही है, उसी कॉस्ट शीट में नीचे फैक्ट्री ओवरहेड वगैरह ऐड होगा, और 20% भी ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ध्यान से सुनते जाएंगे मेरे साथ। क्वेश्चन में फिर से कह रहा हूं, मटेरियल हमें पता है, वेजेस हमें पता है, डायरेक्ट एक्सपेंस हमें पता है, चार्जेबल एक्सपेंस। जब ओवरहेड की बात है, क्वेश्चन के अंदर 2 प्रकार के ओवरहेड हैं, एक यहां लिखा है, एक यहां लिखा है। सेलिंग एक्सपेंस मतलब एक तो है सेलिंग ओवरहेड, एक तरह से हम कॉस्टिंग के हिसाब से बात करें, और ये जो ओवरहेड ट्रेडिंग में डाल दिया, ऑब्वियसली ये कौन सा होगा, फैक्ट्री, ठीक है ना। फैक्ट्री से संबंधित जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। भूल गए हो आप, मैन्युफैक्चरिंग ट्रेडिंग बनता था, ट्रेडिंग से पहले मैन्युफैक्चरिंग बनता है अगर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करें, ठीक है ना। और P&L जो हो गए उसमें सारे इनडायरेक्ट, अगर सिर्फ एक पर्सन ट्रेडर होता है जो ट्रेड करता है, सामान खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, खरीदा बेचा, वो बनाते हैं
ट्रेडिंग अकाउंट, सारे डायरेक्ट एक्सपेंस लिख डालता है उसके अंदर। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर होता है वो तो ट्रेड से पहले क्या करेगा, मैन्युफैक्चर तो पहले बनाता है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, फिर ट्रेडिंग अकाउंट, और बहुत जगह पर मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग को क्लब कर दिया जाता है। तो ये क्लब्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग है। जो इसके अंदर ओवरहेड है कौन से है, फैक्ट्री ओवरहेड। और मैंने आपको क्या सिखाया था, साइलेंट केस में फैक्ट्री ओवरहेड is charged as a percentage of direct wages and selling overhead is charged as a percentage of factory cost। तो ये काम हमें स्पेशल यहां पर करना होगा। शुरुआत करते हैं, आइए। धीरे धीरे से हो ला 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 ओ हो ओ हो पर्डी, यहां तो गुलाबी पेन यूज होता था, ग्रीन वाला कैसे आ गया। पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, जॉब कॉस्ट शीट बनाने भाई, जो जो सामान बताया गया है उसे तो लिख दे। मटेरियल्स बताए गए 70 रुपीज। फिर आ रहा है डायरेक्ट वेजेस, 3 डिपार्टमेंट है, एक्स है, वाई है और जेड है। एक्स डिपार्टमेंट में 8 आवर्स लगे हैं, 2 रुपए 50 पैसे। यहां लगे हैं 6 आवर्स, 2 रुपए 50 पैसे। और डिपार्टमेंट जेड में 4 आवर हैं, 2 रुपए 50 पैसे। 20, 15 एंड 10, ये आ गए जी टोटल 45 एंड वी रीच प्राइम कॉस्ट 115। देन आता है जी फैक्ट्री ओवरहेड। अभी सिर्फ मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, इसकी बातचीत करेंगे अभी। 115 रुपए की तो, और सर बड़ा बेटा बेटा बेटा, आई जस्ट forgot that there was this direct expense also in the question. Yeah. Oh my gosh. Oh my gosh. There was chargeable expense also. Chargeable expense ब्रैकेट में लिख देते हैं स्पेशल स्टोर्स आइटम्स 5 रुपी। नाउ वी हैव प्राइम कॉस्ट 111 और 12। ये तो हमने क्वेश्चन कॉपी कर दिया जी, क्वेश्चन कोई कॉपी कर डाला, प्राइम कॉस्ट तक पहुंच गए। आगे का काम अपन को करना से, आगे क्या आने वाला है, मैं इसका नाम रख देता हूं जी फैक्ट्री ओवरहेड। खाली ओवरहेड लिखेंगे तो भी चलेगा। फॉर्मेट सिर्फ बना रहे हैं अभी, एक्स वाई जेड आएगा। यहां हम पहुंचेंगे फैक्ट्री कॉस्ट पर, फिर ऐड करेंगे सेलिंग एक्सपेंस या फिर सेलिंग ओवरहेड। ये आ जाएगा टोटल कॉस्ट। और फिर क्वेश्चन ने कहा है कि भाई 10%, 20% ऑफ द टोटल कॉस्ट ऐड कर देना, तो ये आ जाएगा सेलिंग प्राइस ऑफ द जॉब। यहां तक हमें पहुंचना है। और ये जो फैक्ट्री ओवरहेड है और जो सेलिंग ओवरहेड है, ये हमें डिटरमाइन करके लाना है। इसके बारे में चर्चा जो है भरपूर अभी होने वाली है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं वर्किंग नोट्स की। आपको नोट करने का उचित समय जो है दिया जाएगा, तो समझने पर थोड़ा ज्यादा फोकस रखेंगे फिलहाल। वर्किंग नोट्स सबसे पहले आ रहा है फॉर फैक्ट्री ओवरहेड। We are assuming that factory overheads are recovered as a percentage of direct wages। क्वेश्चन में क्योंकि बेटा बताया नहीं
कि फैक्ट्री ओवरहेड के लिए बेस किस चीज को लेना, मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवा दिया था एज अ रूल जो है इसको एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस लिया जाता है। फिर भी बेटर रहेगा जहां पर भी आप लें क्वेश्चन में अपना जो आंसर करेंगे तो अपना एजम्पशन लिखाएं, अगर क्वेश्चन ने नहीं दिया हुआ कुछ भी, ठीक है ना। वैसे होता यही है, अजम्पशन नहीं भी लिखेंगे तो शायद चल जाए, लेकिन जरा सा भी रिस्क क्यों लेना, व्हेन वी नो दैट वी नो दिस थिंग, देन अपने मार्क्स हाफ मार्क भी हमें लूज नहीं करना है, ठीक है। ओके, अभी ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन में चलते हैं एक बार। फैक्ट्री ओवरहेड रिकवर्ड एज अ परसेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस, मैंने इसका फॉर्मूला आपको क्या सिखाया था, बड़ा ही आसान है। जब भी ओवरहेड रिकवर होता है तो ओवरहेड न्यूमरेटर में ही रहता है, तो फॉर्मूला होता है ओवरहेड बटे डायरेक्ट वेजेस इनटू 100। अगर हम यहां पर देखें, ओवरहेड है 16,000, वेजेस है 30,000, ओवरहेड है 16,000, वेजेस है 30,000, तो 16 बटे 30 इंटू 100 निकाल सकते थे, लेकिन ना 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 ना, जब आपके पास 3 डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड है और तीनों की वेजेस भी अवेलेबल है, तो हमें तीनों का अलग अलग फैक्ट्री ओवरहेड का रेट निकालना है, ठीक है ना। और जो रेट आएगा, जैसे मैंने आपको, सॉरी, ये देखिए मैंने आपके साथ जब ये बड़ा डाटा छोटा डाटा खेला था यहां पर, तो हमने क्या किया था, बड़े डाटा से रेट निकाला था, ये हमारा फैक्ट्री ओवरहेड वाला रेट था और ये हमारा ऑफिस ओवरहेड वाला रेट था। तो ये जो 60% आया था, हमने इसका किया क्या था, जो हमारी जॉब की वेजेस थी 12,000, उसके ऊपर 60% लगा दिया था, तो फैक्ट्री ओवरहेड आ गया था। सेम काम हमें अब करना है, सुनिए, हम क्या करेंगे, इस बड़े वाले डाटा से निकालेंगे ओवरहेड्स एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस। जो परसेंटेज आएगा, जैसे पहले वाले का देखते हैं, ये कितना लिखा है 5,000 और इसकी वेजेस कितनी है 10,000, तो 5,000 बटे 10,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा 50%। और हमारी जितनी वेजेस हैं, हमारी कितनी वेजेस हैं डिपार्टमेंट एक्स की, देखो इस आंसर में अभी जो कर रहे हैं, कहां गई डिपार्टमेंट एक्स की वेजेस, ये रही जी 20 रुपए, तो 20 रुपए का 50% हम यहां पर चार्ज करेंगे इन द फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो हमें यहां पर क्या करना है, यहां लिख लेंगे जी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट है नाम बिल्कुल, डिपार्टमेंट फैक्ट्री ओवरहेड एज अ परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस एंड अमाउंट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड चार्ज्ड टू जॉब नंबर, कितना है हमारा यहां पर जॉब नंबर जी 555, ओके। ये लीजिए, ध्यान से देखते चलेंगे, डिपार्टमेंट है एक्स, वाई और जेड, पहले एक्स देखते हैं। टोटल फैक्ट्री ओवरहेड देखिए इसका क्वेश्चन में, बड़े वाले डाटा में 5,000 डिवाइड बाय वेजेस कितना है 10,000 इंटू 100, कितना आ गया 50%। यानी कि जितनी हमारी इस जॉब की वेजेस है ना, उसके ऊपर 50% चार्ज कर देंगे। हमारी इस जॉब की वेजेस कितनी है 8 इंटू 2.5 20 रुपए, तो 20 रुपए का 50% 10 रुपए का ओवरहेड चार्ज होगा। देखते जाएं, जैसे तीन, एक बार दो बार तीन बार मैं करूं, पहले एक्स का किया फिर वाई का फिर जेड का, अंत तक पहुंचते पहुंचते पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। वाई पे आ गए, वाई तुम्हारा फैक्ट्री ओवरहेड कितना है सर 9,000, तुम्हारा वेजेस कितना है सर 12,000, तो ये आ गया 75%। और हमारी वाई की वेजेस कितनी थी 15 रुपए, तो 15 रुपए का 75%, 9/12% 75 है, और 15 रुपए का 75% 11 रुपए 25 पैसे। फिर आ गया जेड, जेड के लिए कितना है भाई 2,000 का ओवरहेड है फैक्ट्री, 8,000 की वेजेस है, ये आ गया भाई 25%। और जेड की वेजेस हमारी कितनी है जॉब्स, इसमें 555 में जेड डिपार्टमेंट की वेजेस 10 रुपए, तो 10 रुपए का 25% 2 रुपए 50 पैसे। ये फिगर्स हमें जाकर ऊपर लिखनी है, 10 रुपए 11 रुपए 25 पैसे और 2 रुपए 50 पैसे। ये आ गया जी 23.75। 120 की प्राइम कॉस्ट पहले ही आ चुकी थी, तो हम पहुंच गए हैं फैक्ट्री कॉस्ट 143.75 पर। नोट करने का समय मिलेगा, शांति बनाए रखें। आ रहे हैं सेलिंग ओवरहेड पर, जो है वर्किंग नोट नंबर 2। वर्किंग नोट नंबर 2 आ रहा है सेलिंग ओवरहेड के लिए। फिर से अजम्पशन लिखेंगे अपनी, वी आर एज्यूमिंग दैट
वी आर एज्यूमिंग दैट selling overheads are recovered as a percentage of factory cost. We are assuming that selling overheads are recovered as a percentage of factory cost. ये देखिए थोड़ी देर पहले हमने ऐसा ही लिखा था, assuming that factory overhead recovered as a percent of direct wages, और अब selling overhead के लिए सिमिलर लाइन लिख दी कि सेलिंग ओवरहेड रिकवर होते हैं एज अ परसेंटेज ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट। और इसमें कोई डिपार्टमेंट वाला हिसाब किताब नहीं है। अगर क्वेश्चन आप देखोगे, हमने फैक्ट्री ओवरहेड को डिपार्टमेंट वाइज क्यों किया, क्योंकि ये डिपार्टमेंट वाइज ओवरहेड बताए थे, लेकिन सेलिंग एक्सपेंस में ऐसा कुछ नहीं है, वो टोटलिटी में बताया है 20,000, तो हमें टोटलिटी में ही करना है। क्या हम कहेंगे, सेलिंग ओवरहेड्स बटे फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। यहां से हम रिकवरी रेट निकालेंगे और फिर करंट वाली जॉब पर अप्लाई कर देंगे। सेलिंग ओवरहेड कितने हैं हमारे 2012 के भाई, 20,000 डिवाइड बाय आता है फैक्ट्री कॉस्ट इंटू 100। फैक्ट्री कॉस्ट कैसे लाओगे, आपके मॉड्यूल में ये सेम क्वेश्चन है, वहां पर ना उन्होंने आसान किया हुआ है, मैंने मुश्किल किया थोड़ा, उन्होंने ना यहाँ जीपी के ऊपर ही फैक्ट्री कॉस्ट निकालकर अलग से दिखा दिया, लेकिन हम मोहताज नहीं है क्वेश्चन के, हम खुद कर सकते हैं। ये देखिए, मटेरियल 150, वेजेस 30, 4,000 की स्पेशल स्टोर आइटम, यहां तो क्या प्राइम कॉस्ट पिछले साल का, फैक्ट्री ओवरहेड भी ऐड कर दो तो क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं इसे यहां पर साइड पे लिखकर बता रहा हूं, पिछले साल का मटेरियल 1,50,000, पिछले साल की लेबर 30,000, पिछले साल का डायरेक्ट एक्सपेंस 4,000 और पिछले साल के फैक्ट्री ओवरहेड 16,000। तो टोटल जो फैक्ट्री कॉस्ट रही होगी पिछले साल की, ये है 2 लाख। पिछले साल का सेलिंग ओवरहेड है 20,000, पिछले साल की फैक्ट्री कॉस्ट है 2 लाख, यानी कि हो गया 10%। तो सेलिंग ओवरहेड फैक्ट्री कॉस्ट का 10% होता है। एंड अब हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ सेलिंग ओवरहेड चार्ज टू, हमारी जॉब पर कितना लगेगा, चार्ज टू जॉब नंबर 555। हमारा वर्क्स कॉस्ट कितना है, फैक्ट्री कॉस्ट 143.75। और अभी अभी हमने फाइंड किया कि भाई जितना भी फैक्ट्री कॉस्ट होता है ना, उसका 10% सेलिंग ओवरहेड हो जाता है, 14.375। तो ये वैल्यू हम यहां जाकर लिख देते हैं 14.375, और यह आ जाता है टोटल कॉस्ट 158.125। प्रॉफिट का आसान पॉइंट है, क्वेश्चन ने कहा 20% टोटल में ऐड कर दो, 158.125 का 20% 31.625, और ये सेलिंग प्राइस आ गया जी 189.75। ठीक है जी, यहां पर आकर ये प्रश्न होता है अंत। आराम से नोट करें, समझें। नवंबर 2012 में 8 मार्क्स के लिए, नवंबर 2012 में इट वाज आस्क्ड फॉर 8 मार्क्स। सो द क्वेश्चन सेज R Limited showed a net loss of 35,400 as per their cost accounts for the year ending 31st of March 2012. However, the financial accounts disclosed a net profit of 67,800 for the same period. Okay, एक से प्रॉफिट है तो एक से लॉस है। The following information were revealed on scrutiny of the figures of cost account and financial accounts. एक एक करते हुए सारे पॉइंट्स को यहीं पर जो है धराशायी कर देंगे। सबसे पहले कहते हैं जी एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर, कोई भी चीज अंडर रिकवर है मतलब माइनस होने का। फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर प्लस हो गया। डेप्रिसिएशन अंडर चार्ज इन कॉस्ट माइनस। डिविडेंड रिसीव, अरे डिविडेंड रिसीव सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है, कॉस्ट में नहीं होता, और ये क्रेडिट वाली आइटम है फाइनेंशियल की, प्लस हो गई। लॉस ड्यू टू ऑब्सोलिसेंस चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, लॉस हुआ था सिर्फ फाइनेंशियल में चार्ज किया है, कॉस्ट में भी चार्ज करेंगे तो यहां से माइनस हो जाएगा। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड माइनस हो गया, क्योंकि सिर्फ फाइनेंशियल में ही आता है तो मुझे कॉस्ट से भी माइनस करना होगा।
बैंक इंटरेस्ट क्रेडिटेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, बैंक इंटरेस्ट है फाइनेंशियल में क्रेडिट हुआ है, कॉस्ट में भी मुझे ऐड करना होगा तभी हमारा प्रॉफिट मैच करेगा। ओके, अब आ गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक के बारे में कुछ कुछ। ये है ओपनिंग, ये है क्लोजिंग। मैंने क्या सिखाया था, ओपनिंग इज जस्ट लाइक द एक्सपेंस। आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है 1.65, फाइनेंशियल में लिखा है 1.45। ये देखो बस कॉस्ट में ज्यादा या कम है, कॉस्ट में 20,000 ज्यादा है क्या, ओपनिंग स्टॉक मतलब डेबिट वाली आइटम ज्यादा लिखी है तो कॉस्ट का प्रॉफिट कम हो चुका है। मुझे अगर फाइनेंशियल से मैच करना है तो मुझे प्लस करना पड़ेगा। क्या चीज है ये, अगर मैं इसको देखूं आई विल से इट इज एक्सेस वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये ओपनिंग स्टॉक की एक्सेस वैल्यूएशन है, 20,000 रुपए से हम इसे प्लस करेंगे। अगली बारी आती है क्लोजिंग स्टॉक की। कॉस्ट अकाउंटिंग में लिखा है 1,25,500, फाइनेंशियल में लिखा है 1,32, मतलब कॉस्ट में कम है, फाइनेंशियल में ज्यादा है। क्लोजिंग स्टॉक होती है क्रेडिट की आइटम, अगर ज्यादा लिखोगे तो प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा। आपने तो कॉस्ट में कम लिखा हुआ है, आपने तो कॉस्ट में कम लिखा हुआ है। ये देखिए हम कह रहे हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कम लिखने से क्लोजिंग स्टॉक का आपका प्रॉफिट भी कम हो चुका है, उसे बढ़ाइए कितने रुपए से, कितना आ गया 6500, 25 से 31 और 32 बिल्कुल ठीक जी, 6500 रुपए से अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को बढ़ाएंगे। कहते गुडविल रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल, अरे रिटर्न ऑफ ये चीजें कहां आती हैं हमारे कॉस्ट अकाउंटिंग में, अगर वहां राइट ऑफ हुई है माइनस हुई है डेबिट में है तो हम भी यहां इसे माइनस करेंगे। नोशनल रेंट ऑफ ओन प्रेमिसेस चार्ज इन कॉस्ट अकाउंट, ये मिल गया जी नोशनल वाला खर्चा जो हमने सीखा था, कॉस्ट ऑफ ओन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। नोशनल रेंट कॉस्ट से माइनस हो चुका है, फाइनेंशियल से नहीं हुआ, तो कॉस्ट में वापस इसको एड बैक कर दो अगर प्रॉफिट ऑफ फाइनेंशियल से मैच करना है। फिर आया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इन फाइनेंशियल अकाउंट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, प्रोविजन है सिर्फ फाइनेंशियल में आती है, कॉस्ट में लिखूंगा तो कॉस्ट से भी मुझे माइनस करना होगा। कहता प्रिपेयर अ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट टेकिंग कॉस्टिंग नेट लॉस एज अ बेस। ठीक है, कॉस्टिंग का जो लॉस है उससे यानी कि यहां से 35,400 से अपने को स्टार्ट होना है। आइए करें, यहां मुश्किल आएगा, नई शीट पे करते हैं आंसर नंबर 8। reconciliation statement particulars and amount in rupees, starting with loss as per cost accounts 35,400 guys, plus एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ठीक है, अच्छा अंडर रिकवर सॉरी, माइनस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड अंडर रिकवर, इसकी छोटे छोटे नॉट कैपिटल, अंडर रिकवर 25,500 प्लस फैक्ट्री ओवरहेड ओवर रिकवर्ड 1,35,000, depreciation undercharged in cost account 26,000, plus dividend received 20,000, minus loss due to obsolescence
since charged in financial accounts 16,800 minus income tax provided 43,600 प्लस कर देंगे बेटा बैंक इंटरेस्ट credited in financial account 13,600 ओपनिंग स्टॉक की है एक्सेस वैल्यूएशन प्लस एक्सेस वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 20,000 प्लस अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन कॉस्ट अकाउंट 6,500. Then there was goodwill written off in financial minus goodwill written off in financial accounts 25,000 plus notional rent of on premises charged in cost accounts 60,000 and last being minus provision for doubtful debts in financial account 15,000 is equal to profit as per financial account. Let us check once, then you can note guys 35,400 माइनस में माइनस 25,500 माइनस 1,35,000 ओहो सॉरी 35,400 चो 25,500 माइनस कितना प्लस 1,35,000 माइनस 26,000 प्लस 20,000 माइनस 16,800 माइनस 43,600 प्लस 13,600 प्लस 20,000 प्लस 6,500 माइनस 25 60,000 minus 15,000 67,800 and even the question in the starting gave the same figure.
6 नंबर पर आ गए। नवंबर 2003, 10 नंबर के लिए ये प्रश्न। बीपीआर लिमिटेड कीप्स द बुक ऑन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर इन द बुक्स एज ऑन 1 अप्रैल 2002। तो क्वेश्चन में आ गया इंटीग्रेटेड सिस्टम, कहता है 1 अप्रैल को, बाप रे ये तो ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस हैं। वही स्टोर कंट्रोल WIPFG, ये तो हमारे पुराने दोस्त हैं, ये तो बड़े टाइम से हमारे साथ हैं। ये नए नए नाम आ रहे हैं, बैंक, क्रेडिटर, फिक्स्ड एसेट, डेटर, शेयर कैपिटल, प्रोविजन फॉर डेप्री, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एडमिन ओवरहेड, P&L अकाउंट। देखा ना, CLC नहीं है, GLA नहीं मिलेगा यहां पर। और ट्रांजेक्शन फॉर द ईयर, अरे बाप रे, राइट अप द अकाउंट्स इन इंटीग्रेटेड लेजर एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, यानी कि सारे अकाउंट बनाने हैं। ठीक है भाई, बनाएंगे तो बनाने हैं तो बनाने हैं भाई, ये खोलें। अच्छा ये समझ लेना, जैसे लिखा ना फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, ऐसा नहीं कि इन सबके अलग अलग अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड का अकाउंट ओपन करेंगे और आउटस्टैंडिंग है मतलब बाय ब्रॉड डाउन, क्रेडिट बैलेंस है ना तो बाय ब्रॉड डाउन। सिमिलरली एडमिन ओवरहेड का अकाउंट ओपन करेंगे, ये क्या हो जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन। चलिए आइए बनाएं बहुत सारे अकाउंट्स। क्वेश्चन में समय लगेगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन दिमाग को खोलते हैं और कॉन्फिडेंस देते हैं। हो जाएगा, घबराना नहीं है, मैं साथ हूं, मैं करवा रहा हूं, किसी ने हिम्मत नहीं छोड़नी। कहीं कोई ऐसे सोचे यार इतना बड़ा क्वेश्चन कौन करेगा, स्क्रॉल करके उसको आगे ले जाएं हमारी वीडियो को, ऐसा नहीं करना, सब बच्चों ने करना है। स्टोर्स कंट्रोल अकाउंट, वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, फिनिश्ड गुड्स अकाउंट, क्या क्वेश्चन में नीचे कहीं वेजेस दिखता है, वेजी 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 वेजी, अरे सबसे ऊपर पड़ा है वेजी, मैं नीचे ढूंढ रहा हूं, वेजेस का अकाउंट ही बनेगा, यानी कि वेजी कंट्रोल अकाउंट। उसके बाद लिखा है ऊपर चले गए वापस, बैंक अकाउंट, बैंक के लिए स्पेस चाहिए एडेक्वेट, हमें लगता है इतनी स्पेस हमारे लिए एडेक्वेट होगी। ये हो गया बैंक अकाउंट। वापस देखने चले गए ऊपर बैलेंसेस जो दिए हैं, स्टोर का अकाउंट बन गया WIPFG बैंक, देन क्रेडिटर्स अकाउंट, और एक और लिखा है जी फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट। उसके बाद आ रहा है डेटर अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, डेटर्स अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट,
और क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड अकाउंट, एडमिन ओवरहेड अकाउंट, फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट, P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और क्वेश्चन में अगर देखते हैं नीचे ना, एक आपको ये भी दिखेगा, सेलिंग ओवरहेड। So one selling overhead account also. सेलिंग ओवरहेड हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया, मेन अकाउंट्स हो गए। सेल्स का एक अकाउंट ओपन करेंगे, बिल्कुल सेल्स, क्योंकि डेटर है तो डेटर टू सेल वाला एंट्री करना होगा। और क्योंकि क्वेश्चन में सेल्स है, नीचे दिख रहा होगा क्रेडिट सेल, तो कॉस्ट ऑफ सेल भी खुलेगा। तो एक सेल्स अकाउंट, एक कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट। कॉस्ट ऑफ सेल्स अकाउंट यहां लिख दें, सेल्स अकाउंट, छोटे छोटे अकाउंट। गाना भी आया था एक, छोटे छोटे, अरे वो तो पैग था, सॉरी, छोटे छोटे पैग, इट्स नॉट पैग, इट्स अकाउंट। छोटे 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 बहुत सारे अकाउंट होते रहते हैं। आइए गाइस, तैयार हैं? नहीं नहीं सर रुको, ओके रुक गए। नहीं नहीं सर रुको 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 रुको। अरे बाबा, ओ माय डार्लिंग मेरा लुक, दिल मेरा धड़के तेरे लिए, दिल मेरा तड़पे तेरे लिए, गुस्सा तेरा वल्ला वल्ला नखरे तेरे, उफ उफ उफ, लव 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 मैंने लव किया। ओके गाइस, आर वी रेडी? यो, चलिए जी, सबसे पहले तो जो ये बहुत सारे अकाउंट हमने बनाए हैं, इनमें से जिन जिन अकाउंट्स को ओपनिंग बेल है उनकी ओपनिंग बेल लिख दें। स्टोर्स कंट्रोल टू ब्रॉट डाउन 40950, WIP की टू ब्रॉट डाउन 38675। क्वेश्चन में मेरे साथ रहना, कोई बच्चा मेरा साथ ना छोड़ देना, मेरी उंगली ना छोड़ देना, खो जाओगे इस मेले में। FG टू ब्रॉट डाउन 52325। बैंक अकाउंट बाय ब्रॉट डाउन 22750। क्रेडिटर्स अकाउंट बाय ब्रॉट डाउन 18,200। क्रेडिटर्स में आगे जी, बाय ब्रॉट डाउन 18,200। फिक्स्ड एसेट्स टू ब्रॉट डाउन 147,875। फिक्स्ड एसेट डेबिट बैलेंस 147,875। डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस बेटा टू ब्रॉट डाउन 27,300। डेटर्स ब्रॉट डाउन 27,300। शेयर कैपिटल ब्रॉट डाउन, शेयर कैपिटल बाय ब्रॉट डाउन 1,82,000। शेयर कैपिटल ब्रॉट डाउन 1,82,000। प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन, क्रेडिट बैलेंस है बाय ब्रॉट डाउन 11,375। 11,375। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, क्रेडिट बैलेंस है बाय ब्रॉट डाउन 3,725। बाय ब्रॉट डाउन 3,725।
फैक्ट्री ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में बाय ब्रॉट डाउन 6250, फैक्ट्री ओवरहेड में बाय ब्रॉट डाउन 6250, प्रीपेड एडमिन ओवरहेड अकाउंट डेबिट बैलेंस, तो एडमिन ओवरहेड कंट्रोल में 2 ब्रॉट डाउन 9975, एडमिन ओवरहेड में 2 ब्रॉट डाउन 9975, और पी एंड एल क्रेडिट बैलेंस दिया है, पी एंड एल बाय ब्रॉट डाउन 72,800, पी एंड एल में बाय ब्रॉट डाउन 72,800। ओपनिंग बैलेंसेस सारे हो गए। अब एक एक करते हुए ट्रांजैक्शंस करनी है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, मेरे साथ साथ रहना, नहीं तो क्वेश्चन में गुम हो जाओगे। और देखो इंटेग्रल का क्वेश्चन है तो इट्स अ प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटेंसी ऑल्सो। आपको इतने सारे दिख रहे हैं अकाउंट, पी एंड एल, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, शेयर कैपिटल, डेटर, क्रेडिटर, बैंक अकाउंट, ये तो सिंगल एंट्री का क्वेश्चन हो गया भाई। चलिए सबसे पहले लिखा है ट्रांजैक्शंस फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2003 वर एज गिवन बिलो। सबसे पहले वेजेस का डाटा, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। हमें पता है कि जितनी भी वेजेस है सबसे पहले तो पे होंगी, ठीक है ना, पे होंगी। अब नॉर्मल रूल जो होता है ना उसको माइंड से थोड़ा निकालना। नॉर्मली क्या करते थे, वेजेस टू जीएलए, जीएलए में बाय वेजेस, थाम्बा, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट, मतलब सबसे पहले तो पे करेंगे, पे करेंगे मतलब टू बैंक होगा, बैंक अकाउंट दिया ना क्वेश्चन, तो बैंक के थ्रू ही ट्रांजेक्शन को रूट करेंगे, कैश वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं। बाय बैंक, सॉरी टू बैंक, अमाउंट टोटल आएगा 197,925 प्लस 1137 5, 197,925 प्लस 11,375 209,300। वेजेस में आ गया टू बैंक, पे कर दिया। पहले आता था जीएलए, अब जीएलए नहीं आएगा, और बैंक में आ गया बाय वेजेस कंट्रोल 209,300, बाय वेजेस कंट्रोल 209,300। उसके बाद लिखे डायरेक्ट वेजेस। अब एब्जॉर्प्शन करनी है। याद रहे जब हमने जर्नल एंट्रीज भी सीखी थी तब भी बड़े क्लियरली बताया था कि भाई एब्जॉर्प्शन की किसी एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटेग्रल है या नॉन इंटेग्रल। डायरेक्ट वेजेस कैसे एब्जॉर्ब होती है, डब्ल्यूआईपी के थ्रू, तो बाय डब्ल्यूआईपी कंट्रोल 197,925, 197,925, और डब्ल्यूआईपी में भी जाकर लिखना होगा टू वेजेस कंट्रोल 197,925, डब्ल्यूआईपी में भी लिख दिया टू वेजेस कंट्रोल 197,925। फिर लिखा इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस होती है फैक्ट्री के थ्रू, और इसमें फैक्ट्री का नाम क्या है इस क्वेश्चन में, फैक्ट्री ओवरहेड बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 11375। वेजेस में लिखा है बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 11375। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में आ गया टू वेजेस कंट्रोल 11375। टू वेजेस कंट्रोल 11375। आगे परचेज ऑफ मटेरियल ऑन क्रेडिट, परचेज ऑफ मटेरियल ऑन क्रेडिट अगर कैश में होता, मतलब चेक से होता, तो टू बैंक लिख देते, लेकिन आपने उधार पर लिया, तो परचेज टू क्रेडिटर्स, एसएलसी टू क्रेडिटर्स 227,500। स्टोर्स में आ गया टू क्रेडिटर्स 227,500। क्रेडिटर्स अकाउंट में आ गया बेटा
बाय स्टोर्स कंट्रोल 227,500 227,500। फिर लिखे मटेरियल इशूड टू प्रोडक्शन, मटेरियल इशू किया, डायरेक्ट वाली एब्जॉर्प्शन बाय WIP कंट्रोल 250 और WIP में आ गया टू स्टोर्स कंट्रोल 2 SLC 250 2 SLC 250 फिर लिखा है मटेरियल इशूड फॉर रिपेयर, रिपेयर के लिए कहां जाते हैं, फैक्ट्री में गया मटेरियल, मतलब बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल कितने रुपए का 4550 बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 4550 और फैक्ट्री में लिख दिया टू स्टोर्स लेजर कंट्रोल 4550। उसके बाद गुड्स फिनिश्ड ड्यूरिंग द ईयर एट कॉस्ट 489125, गुड्स जो फिनिश हुए मतलब जो WIP से जाते हैं FG कंट्रोल में 489125, WIP में बाय FG कंट्रोल 489125 और FG में टू WIP कंट्रोल 489125, FG में टू WIP कंट्रोल 489125। आगे लिखे क्रेडिट सेल्स 680 to 500, क्रेडिट सेल की क्या एंट्री होती है भाई, डेटर टू सेल, तो डेटर्स में आ गया टू सेल्स 680 to 500, डेटर्स अकाउंट में लिख दिया टू सेल्स 680 to 500 और सेल्स अकाउंट में बाय डेटर्स 680 to 500, सेल्स में आ गया बाय डेटर्स 680 to 500। फिर आ रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो FG से निकलकर कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है, तो फिनिश्ड गुड्स अकाउंट में आए और लिख रहे हैं बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 500 कॉस्ट ऑफ सेल में गए टू FG कंट्रोल 500 कॉस्ट ऑफ सेल में आए टू FG कंट्रोल 500। आगे नेक्स्ट लिखता है बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड 109200, प्रोडक्शन ओवरहेड ये रहा, एब्जॉर्ब कहां होते हैं WIP के थ्रू, तो बाय WIP कंट्रोल 109200, फैक्ट्री ओवरहेड में बाय WIP कंट्रोल 109200 और WIP में टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 109200, WIP में टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 109200। नेक्स्ट लिखा है बेटा प्रोडक्शन ओवरहेड्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 91,000, प्रोडक्शन ओवरहेड पे किए मतलब टू बैंक 91,000, सिंपल जर्नल एंट्रीज चल रही है, फैक्ट्री ओवरहेड में आ गया टू बैंक 91,000
और बैंक में आ गया बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 91,000 बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 91,000। फिर लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। आउटस्टैंडिंग है मतलब फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में टू बैलेंस कैरिड डाउन है। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर 775 मतलब क्रेडिट बैलेंस का मतलब बाय ब्रॉड डाउन मींस पहले टू कैरिड डाउन 775। फिर आ गया एडमिन ओवरहेड पेड ड्यूरिंग द ईयर, ये पड़े एडमिन ओवरहेड पेड ड्यूरिंग द ईयर, तो टू बैंक 27,300 एडमिन ओवरहेड में आ गया टू बैंक 27,300 और बैंक में बाय एडमिन ओवरहेड कंट्रोल 27,300 बाय एडमिन ओवरहेड कंट्रोल 27,300। नेक्स्ट पॉइंट सेलिंग ओवरहेड इनकर्ड। सेलिंग ओवरहेड में बेटा टू बैंक 31,850 सेलिंग ओवरहेड में टू बैंक 31,850 और बैंक में आ गया बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल 31,850 बाय सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल 31,850। फिर लिखा है नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स में आ गया टू बैंक 229,775 क्रेडिटर्स अकाउंट में टू बैंक 229,775 और बैंक में बाय क्रेडिटर्स 229,775 बाय क्रेडिटर्स 229,775। फिर लिखा पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में आ गया बेटा बाय बैंक 659,750 659,750 और बैंक में आ गया टू डेटर्स 659,750 659,750। आ गया जी डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी। मैं यहां एंट्री लिखकर समझाता हूं। डेप्रीसिएशन की एंट्री होती है डेप्रीसिएशन टू एसेट, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में प्रोविजन अकाउंट है तो एंट्री होनी चाहिए डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। क्या क्वेश्चन में डेप्रीसिएशन अकाउंट है? नहीं है। और डेप्रीसिएशन किसकी होगी? वैसे तो कहीं की भी हो सकती है, फैक्ट्री की, एडमिन की, सेलिंग की, लेकिन जब ना बताया हो तो हम यही मानते हैं कि ये फैक्ट्री की डेप्रीसिएशन होगी। और फैक्ट्री के खर्चों के लिए हमारे पास कॉमन नेम है फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल, तो एंट्री बनी फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। तो फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल में आएगा टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन 14,789 और प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट में बाय
फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 14789, प्रोविजन अकाउंट में बाय फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 14789। नेक्स्ट लिखा है बेटा एडमिन ओवरहेड आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ ईयर। तो एडमिन ओवरहेड आउटस्टैंडिंग है मतलब बाय ब्रॉड डाउन, तो बाय ब्रॉड डाउन के लिए करना होगा 2 कैरेट डाउन 2225। कुछ बच्चों के जहन में आ रहा होगा आउटस्टैंडिंग है तो एडमिन टू एडमिन ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, फिर आप यहां पर अगर लिखते हो टू एडमिन ओवरहेड आउटस्टैंडिंग, आपको एडमिन ओवरहेड आउटस्टैंडिंग का अलग से अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर उसमें 2 कैरेट डाउन दिखेगा। इसलिए हम नंबर ऑफ अकाउंट्स यहां पर अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उससे मल्टीपल और अकाउंट्स बन जाएंगे, कंफ्यूजन होगी, तो सिंपल 2 कैरेट डाउन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एट द एंड ऑफ ईयर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट ढूंढो और इसका 2 कैरेट डाउन क्वेश्चन ने बता दिया 4590 4590। क्वेश्चन में जो सामान था हमारा सारा कंप्लीट हो गया। अब हम एक एक करते हुए देखते हैं किस तरह से इन अकाउंट्स को क्लोज करना है। पूरी एहतियात बरतिएगा, जो जो मैं बताऊंगा सब सुनते चलिएगा। सबसे पहले आ रहा है स्टोर्स। जब भी स्टोर्स का अकाउंट होगा और चल रहा है इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम, आपने क्रेडिटर अकाउंट जरूर देख लेना है कि क्या क्रेडिटर अकाउंट से जो परचेज की फिगर होती है बाय परचेज वो यहां पर आ चुकी है। जी हाँ, इस क्वेश्चन में तो आ चुकी है। हमने स्टोर्स में लिखा ना 2 क्रेडिटर, और क्रेडिटर में बाय स्टोर 227,500। अदरवाइज यूजली क्या होता है क्रेडिटर अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर आएगी और तब जाकर स्टोर्स टैली, तब जाकर स्टोर्स अकाउंट क्लोज होगा। नॉन इंटीग्रेटेड में सबसे पहले हम अकाउंट क्लोज करते हैं स्टोर वाला, लेकिन यहां पर मैं कह रहा हूं चेक कर लेना कि क्या कहीं क्रेडिटर्स अकाउंट से परचेज वाली फिगर स्टोर अकाउंट में तो नहीं जानी। तो यहां तो सब कुछ ऑलरेडी लिखा है। तो स्टोर्स अकाउंट में ब्रॉड डाउन ओपनिंग बैलेंस है, जो मेन बातें वो सारी चेक कर लो। ओपनिंग बैलेंस है, परचेज भी है 227,500 का, एब्जॉर्प्शन भी है 250 लिखा हुआ है, तो बैलेंसिंग फिगर बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा। ये आ रहा है 13,650 13,650। स्टोर्स टैली, टैली मतलब क्लोज, स्टोर्स क्लोज हो गया, बाय बैलेंस कैरी डाउन 13,650। साथ ही साथ क्रेडिटर अकाउंट को क्लोज करो। बैलेंसिंग फिगर आ रही है क्रेडिट साइड पर, ऑब्वियसली कैरिड डाउन ही होगा। वन फाइव नाइन टू फाइव 15,925। उसके बाद हायरार्की में चलते हुए वेजेस टैलिड है ऑलरेडी, वेजेस में कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस कोई था नहीं, फैक्ट्री ओवरहेड जरूर था। फैक्ट्री ओवरहेड को क्लोज करने का समय आ रहा है। क्या कोई बैलेंसिंग फिगर बचती है, देखते हैं पहले तो। अगर बची, चलो पहले देखें। 11,375 प्लस 4,550 प्लस 91,000 14,789 7,775 माइनस 6,250 माइनस 109 200 14039। क्या लिखूं, यहां आ रही है 14039। क्या लिखूं, इसे क्या मानूं कि ये क्या है। एब्जॉर्प्शन तो लिख चुके ऑलरेडी बाय WIP कंट्रोल, तो ये क्या होगा अंडर एब्जॉर्प्शन मानेंगे, तो P&L में इसे भेज देंगे। तुम P&L में चले जाओ, P&L में चले जाओ, P&L में ले गए। कहां हो, ये रहा। टू फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल 14039 14039। ये हो गया फैक्ट्री ओवरहेड खत्म।
उसके बाद WIP को किया जाता है कंप्लीट। WIP अकाउंट पर आ गए। WIP अकाउंट ब्रॉड डाउन है, काफी सारी चीजें, और क्रेडिट साइड पर FG में कितना गया वो भी है, तो बैलेंसिंग फिगर आ गई कैरिड डाउन की 38,675, 197,925, 250, 250, 109, 200 माइनस 489, 125, 106, 925, 106, 925, डन। WIP के बाद नॉर्मली हम FG को क्लोज करते हैं, लेकिन यहां क्वेश्चन में एडमिन ओवरहेड भी है, भूलना नहीं है। एडमिन ओवरहेड ये रहा, इसको एब्जॉर्ब करना है। कैसे एब्जॉर्ब होता है? FG के थ्रू, बाय FG कंट्रोल अकाउंट 9975 प्लस 27,300 प्लस 2,225 39,500। एडमिन में लिख रहे हैं बाय FG कंट्रोल 39,500। FG में कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा, FG में कॉरस्पॉन्डिंग आ जाएगा टू एडमिन ओवरहेड कंट्रोल 39,500। हो क्या रहा है बेसिकली, अगर कॉस्ट शीट से सोचो, ओपनिंग स्टॉक कितना था 52,325, WIP के बाद ये क्या आ गया, फैक्ट्री कॉस्ट ऑन FG इतनी है, एडमिन ओवरहेड इतना हो गया, तो बाकी COGS है, तो बच गया क्लोजिंग स्टॉक बाय बैल कैरिड डाउन। एट 80,450 FG भी डन। नॉर्मली FG के बाद कॉस्ट ऑफ सेल को किया जाता है कंप्लीट, लेकिन हमारे पास फिलहाल कॉस्ट ऑफ सेल से पहले सेलिंग ओवरहेड भी है। सेलिंग ओवरहेड लिखा था टू बैंक 31,850, ये एब्जॉर्ब होगा बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स, लिखिए 31,850। सेलिंग ओवरहेड में आ गया बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 31,850, और कॉस्ट ऑफ सेल में कॉरस्पॉन्डिंग आ गया टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल। कंट्रोल वर्ड भी डाल दे इस अकाउंट में, ये लो, टू सेलिंग ओवरहेड कंट्रोल लिख रहे हैं 31,850। सेलिंग ओवरहेड के अकाउंट को भी क्लोज कर दिया, कॉस्ट ऑफ सेल में आ गए। कॉस्ट ऑफ सेल कैसे क्लोज होगा, कॉस्टिंग P&L में चला जाएगा बाय कॉस्टिंग P&L 500 प्लस 31,850 532,350 sorry, it is by P&L not costing P&L, by P&L 532,350। P&L कह रहा है टू कॉस्ट ऑफ सेल्स 532,350। P&L में आ गया टू कॉस्ट ऑफ सेल 532,350। उसके बाद है सेल्स, ये देखो लास्ट में हमने एक सेल्स अकाउंट लिखा हुआ है, इसको भेज देंगे P&L में 682,500। सेल्स में लिख दिया बेटा टू P&L 682,500, और P&L में आ गया बाय सेल्स 682,500। P&L में आ गया बाय सेल्स 682,500। एंड अभी P&L को क्लोज मत करना, नॉर्मली तुम कर देते थे, लेकिन अभी क्वेश्चन में बड़े सारे अकाउंट्स हैं,
पहले उन अकाउंट्स को खत्म कर देते हैं, देखते हैं कहीं किसी अकाउंट की बैलेंसिंग फिगर P&L में तो नहीं जा रही। बैंक है, P&L में तो नहीं जाएगी, लेकिन आओ इसे क्लोज करें, देखें बैलेंसिंग फिगर कहां आएगी। फोर 777 बाय कैरिड डाउन by Bell carried down 4,775 by balancing carried down 4,775। सारे अकाउंट्स को क्लोज करते चल रहे हैं, देखें और कौन रह गया, ऊपर से सारे हो गए। बैंक अकाउंट किया, फिक्स्ड एसेट जितना ब्रॉड उतना ही कैरी आ जाएगा, डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसके लिए अलग से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया गया है दोस्तों। तो तुम तो यूं ही कैरिड डाउन हो गए 147,875, 147,875 ऐसे ही कैरिड डाउन हो गया। डेटर अकाउंट सारी फिगर्स हैं, ओपनिंग है, क्रेडिट सेल है, कैश कितना आया बैंक मतलब, और ये आ गया बाय कैरिड डाउन। फाइव जीरो जीरो 50 डेटर्स में आ गया बाय बैलेंस कैरिड डाउन 50050। इधर दिख रहा है शेयर कैपिटल 2 carried down as it is, no change at all, 1,82,000, 2 carried down 1,82,000। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कैरिड डाउन हो जाएगा 11,375 प्लस 14,789 26,164 26,164। फिर आ गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। इंपॉर्टेंट यहां पर आ रही है बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है 4590 माइनस 3725 865। क्या माने, प्रोविजन किसके थ्रू बनाते हो, P&L अकाउंट के थ्रू। ये देखो एंट्री लिखकर बताते हैं। एंट्री होती है बेटा P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट। तो प्रोविजन अकाउंट में क्या गया बाय P&L, तो प्रोविजन में बैलेंसिंग फिगर जो आ रही है वो क्या बनी बाय P&L, यानी कि हमने और प्रोविजन ड्यूरिंग द ईयर क्रिएट की। ओपनिंग थी 3725, क्लोजिंग हो गई 4590, मतलब और प्रोविजन क्रिएट हुई होगी 865। और P&L में जाकर लिखेंगे अभी टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 865, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 865। ठीक, वापिस गए ऊपर, कौन सा अकाउंट रह गया, डाउटफुल डेट हो गया। फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी कर लिया, एडमिन ओवरहेड भी कर चुके, सेलिंग भी कर चुके, कॉस्ट ऑफ सेल सब हो गया जी। फाइनली बैलेंसिंग फिगर आने के लिए तैयार है दोस्तों 72,800 प्लस 682,500 माइनस 14,039 माइनस 532,350 माइनस 865, ये आ रहा है 2। नेट प्रॉफिट्स 208046, 208046। और एक तरह से आप कह सकते हैं नेट प्रॉफिट्स में इसको ब्रैकेट में रखकर कैरिड डाउन भी बोल सकता हूं, क्योंकि क्वेश्चन ने अपना ब्रॉड डाउन दिया हुआ था, तो हम भी P&L के नाम से ही दिखाएंगे। 208046 की क्लोजिंग में हमारा P&L का इतना रुपए का बैलेंस बचा है।
क्वेश्चन ने कहा था राइट अप द अकाउंट्स, हो गए सारे अकाउंट्स, एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस अभी हमें बनाना है। ट्रायल बैलेंस पर्टिकुलर्स, डेबिट एंड क्रेडिट। देखते हैं जी कौन कौन से अकाउंट हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले आ गया स्टोर्स कंट्रोल, ब्रॉड डाउन बनेगा 13650। स्टोर्स कंट्रोल डेबिट बैलेंस 13650। उसके बाद अब हायरार्की में देखते चलते हैं, बस जो यहाँ जैसे यहाँ बने हुए हैं उस अंदाज में। WIP कितना है? 106925। 106925। WIP के बाद वेजेस में कुछ नहीं, FG 80450। FG का नाम था FG अकाउंट, कंट्रोल वर्ड नहीं लगाएंगे। FG अकाउंट, जो नाम ऊपर लिखा है वही नाम यहां पर लिखेंगे, 80450। FG हो गया। उसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिट बैलेंस 15925। क्रेडिटर्स 15925। फिक्स्ड एसेट डेबिट बैलेंस 147875। फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 147875। उसके बाद बैंक डेबिट बैलेंस 4775। बैंक अकाउंट 4775। बैंक के बाद आ रहा है डेटर्स डेबिट बैलेंस 50050। डेटर्स 50050। डेटर्स के बाद शेयर कैपिटल क्रेडिट बैलेंस 1,82,000। शेयर कैपिटल अकाउंट 1,82,000। शेयर कैपिटल के बाद प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट बैलेंस 26,164। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट 26,164। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4590 क्रेडिट बैलेंस। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 4590। उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड क्रेडिट बैलेंस 7775। फैक्ट्री ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट कितने रुपए? 7775। एडमिन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 2225। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 2225। एडमिन हो गया, सेलिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ सेल हो गया, इनमें क्रेडिट होनी। P&L अंतिम कैरिट डाउन मतलब क्रेडिट बैलेंस बनेगा जी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस 208046। Let us see the total of debit and credit.
446,725। ये हुआ जी खत्म ये क्वेश्चन, जरा नोट कर लें ट्रायल बैलेंस।